हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज परवेज सर मैथ्स वाला। फिर से आपका एक बार और स्वागत करना चाहेंगे परवेज सर मैथ्स वाले यूट्यूब चैनल पे। अगर इस वीडियो को आप फेसबुक पेज पे वॉच कर रहे होंगे तो फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर यूट्यूब चैनल परवेज सर मैथ्स वाले पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। ऐसा इस प्लेटफॉर्म के जरिए आप लोगों को मैथ्स के जितने भी कॉन्सेप्ट है वह लो लेवल से लेकर हाई लेवल तक आपके पास पहुंचाने की कोशिश की जा रही है और आप रोज इस वीडियो को वॉच करते रहे और अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते रहे। यही जो हौसला बैच के एक सीरीज में क्लास 10th के लिए हम लोग एक और नए चैप्टर को लेकर आ चुके हैं जो अध्याय 5 है और इस चैप्टर का नाम है वह क्या है, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी के बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको जानना यह जरूरी है कि यह समांतर श्रेणी होता क्या है, समांतर किसको कहेंगे, चाहे श्रेणी किसको कहेंगे, ये समझ में आएगा तब इस चैप्टर के बारे में आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि जो समांतर होता है वह क्या होता है। तो जो समांतर होता है उसको इंग्लिश में हम लोग पैरेलल कहते हैं और पैरेलल यानी समांतर कहने का मतलब होता है कि उसके बीच की जो दूरी होती है वो हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। जैसे यहाँ पे दो यहाँ पे समांतर रेखाएं होती हैं, यहाँ पर जैसे L है और क्या है यहाँ पे M है। अगर यह समांतर रेखाएं हैं तो इसके बीच की जितनी भी ये दूरी होगी यानी जो D1 होगा वह D2 के इक्वल होगा और D2 जो होगा वह D3 के इक्वल होगा। इसका कहने का मतलब यह होगा कि L जो है वो अगर पैरेलल है यानी समांतर है M के, तो जो D1 होगा वह बराबर होगा D2 के और वह बराबर होगा D3 के। और यही कंसेप्ट से यह हमारा एक नया कंसेप्ट निकल कर आता है जिसको हम लोग समांतर श्रेणी के नाम से जानते हैं। और इसका भी मतलब वही होता है कि आपका जो ये D है, इस D को हम लोग इस चैप्टर के जरिए हम लोग इसको D को हम लोग सार्व अंतर कहते हैं। क्या कहते हैं, सार्व अंतर या सार्वांतर कहते हैं। अब देखिए यह आपको सार्व अंतर कहेंगे यानी यह D जो है वह D हमेशा क्या होगा, D1 D2 हमेशा ही क्या होगा, बराबर होगा। अब समझने वाली बात यह होती है कि आखिर में श्रेणी किसको कहते हैं। तो श्रेणी कहने का मतलब यह हुआ कि कोई भी जो अगिनती की संख्याएं हो यानी संख्याओं को आरोही तथा अवरोही क्रम में सजाने का जो प्रक्रिया होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, श्रेणी कहते हैं। यानी समांतर कहने का मतलब क्या हुआ कि बीच की दूरी हमेशा क्या हो, बीच की दूरी यानी जो D है वो हमेशा क्या हो, बराबर हो। बीच की दूरी हमेशा बराबर हो। और श्रेणी कहने का मतलब यह होता है कि कोई भी संख्या को आरोही मतलब होता है बढ़ते क्रम में, आरोही कहने का मतलब बढ़ते क्रम में, या अवरोही क्रम में सजाने की प्रक्रिया, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, श्रेणी कहते हैं। और वहीं जो श्रेणी होता है उसके बीच का जो अंतर होता है यानी अगर हम लोग क्या करें उसको आरोही क्रम में सजाए यानी एक लगातार, जैसे एक के बाद 3 आया, 3 के बाद 5 आया, 5 के बाद 7 आया, यानी 1 और 3 के बीच का अंतर कितना है, 2। 3 और 5 के बीच का अंतर कितना है, तो 3 और 5 के बीच का अंतर 2 है। 5 और 7 के बीच का अंतर कितना है, तो 5 और 7 के बीच का अंतर जो होता है वह 2 होता है। तो उसी तरह यह जो श्रेणियां होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। यह श्रेणी 3 तरह के होते हैं, एक होता है समांतर श्रेणी, एक होता है गुणोत्तर श्रेणी, एक होता है उच्चोत्तर श्रेणी। तो यह 3 तरह का होता है, एक होता है एपी, जीपी और एचपी। तो आप लोगों को इसमें जो यह समांतर श्रेणी होता है इसको बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी इसको एपी के नाम से जानते हैं। और जो जीपी है और एचपी है उसको आपको क्लास 11th में पढ़नी है। तो इसमें जो होता है यह श्रेणी 3 तरह के होते हैं, यानी समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और उच्चोत्तर श्रेणी होता है। 3 तरह की श्रेणी होती है।
तो श्रेणी मतलब समझ में आया कि कोई भी संख्या जो होगा, कोई भी जो गिनती की संख्या होगी, चाहे कुछ भी होगी, उसको हम लोग क्या करें कि वह आरोही या अवरोही क्रम में सजा दें, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, श्रेणी बोलते हैं। अब समझ में आना चाहिए कि समांतर श्रेणी किसको कहेंगे, समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी कहने का मतलब यह हुआ कि कोई भी संख्या हो उसको आरोही या अवरोही क्रम में सजाने पर बीच का जो अंतर होना चाहिए वो हमेशा क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो उसी को हम लोग किस में समझते हैं, समांतर श्रेणी में समझते हैं। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि कोई भी संख्या को समान अंतर द्वारा आरोही या अवरोही क्रम में सजाना क्या कहलाता है, तो समांतर श्रेणी कहलाता है, समांतर श्रेणी कहलाता है। यानी इसको हम लोग क्या करें, समांतर श्रेणी कहने का मतलब यह हुआ कि अगर कोई भी संख्या हो उसको आरोही क्रम में सजा रहे हैं चाहे अवरोही क्रम में सजा रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी बोलते हैं। लेकिन यह श्रेणी जो होता है, केवल श्रेणी की बात करें तो श्रेणी में कोई भी होगा उसमें यह नहीं रहेगा कि समान ही अंतर हो। तो श्रेणी जो होता है वो अलग हो गया और समांतर श्रेणी कहने का मतलब उसका जो कॉन्सेप्ट है वह अलग हुआ। इसके बाद में आता है समांतर श्रेणी में जो होता है वह प्रथम पद होता है, अंतिम पद होता है और सार्वंतर होता है। तो वह समझना है। तो यहाँ पे प्रथम अगर कोई भी एपी का स्टैंडर्ड फॉर्मूला, यानी एपी मतलब होता है समांतर श्रेणी, उसका फॉर्मूला हो जाता है ए प्लस डी ए प्लस 2d डैश 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 करते करते यह लास्ट में क्या हो जाता है, an हो जाता है। क्या हो जाता है, an मतलब होता है अंतिम पद। तो यहाँ पे a की बात करें तो a कहलाता है प्रथम पद। क्या कहलाता है, प्रथम पद कहलाता है। जो d होता है वह कहलाता है सार्वंतर, और जो an है वह an को क्या बोलते हैं, अंतिम पद बोलते हैं। और यही कंसेप्ट के थ्रू हम लोग क्या करना है, आगे के क्वेश्चन को बनाना है। इसके अलावा जो यह जो d का वैल्यू निकलता है वह d का वैल्यू कैसे निकलता है, तो d का वैल्यू लगातार दो पदों का अंतर होता है। क्या होता है, लगातार दो पदों का अंतर होता है। और उसमें हम लोग क्या करते हैं, अंतिम पद में से पहले पद को घटा देते हैं, तो हमारा क्या निकलता है, डी का वैल्यू निकलता है। इसका कहने का मतलब एपी का एक और स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है जिसमें हम लोग एपी को कैसे लिखते हैं, तो एपी को a1 a2 a3 और डैश डैश करते करते an लिखते हैं। तो इसमें एपी डी का वैल्यू होता है वह क्या होता है, दो लगातार पदों का अंतर। इसका कहने का मतलब यह होगा जो d होगा वह a2 माइनस a1 बराबर होगा a3 माइनस a2 बराबर होगा a4 माइनस a3। यानी दो लगातार, एक दो, यानी पहला पद दूसरा पद, दूसरा पद तीसरा पद, तीसरा पद चौथा पद। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डी का वैल्यू कहते हैं। और इसी कंसेप्ट पे हम लोग एक्सरसाइज 5.1 को देखेंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे प्रश्नावली 5.1 में देखें तो पहला नंबर क्वेश्चन बोला है, पहला का पहला, कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। यानी इसमें जो संबंध दिए गए हैं 4 क्वेश्चन है और चारों क्वेश्चन में बताना है कि कौन एपी में है, अगर है तो क्यों।
अगर एपी में रहता है तो उसका जो सार्वत्रिक अंतर डी का जो वैल्यू होता है वह क्या होता है, हमेशा इक्वल होता है। यानी दो लगातार पदों का कहीं से भी घटा कर देखेंगे तो जो डी का वैल्यू आएगा वह हमेशा क्या होगा, इक्वल ही होगा। तो उसी के थ्रू आपको बताना है कि डी का वैल्यू अगर इक्वल है तो यह एपी में है, डी का वैल्यू इक्वल नहीं है तो एपी में नहीं है। पहला क्वेश्चन देखेंगे, बोला है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया ₹15 है तो प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया ₹8 है। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि अगर कोई आदमी पहला अगर कोई मतलब 1 किलोमीटर चलता है तो 1 किलोमीटर के लिए उसको ₹15 देना पड़ेगा। और इस कॉन्सेप्ट पे जो क्वेश्चन है वो हम लोग एक्सरसाइज 3 यानी 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म और साथ ही साथ हम लोगों को किसमें देखने को मिला, तो द्विघात समीकरण में भी मिला था देखने को। तो इस कॉन्सेप्ट में बोला है कि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना है, 15 रुपया है। अतिरिक्त किराया जो चलेगा वह कितना है, तो ₹8 1 किलोमीटर के लिए है। यानी कहने का मतलब यहाँ पे पहला का पहला है कि अगर 1 किलोमीटर चला, यानी प्रथम 1 किलोमीटर का किराया, प्रथम 1 किलोमीटर का किराया जो है वह कितना है, तो वह है ₹15 है। और यह बोला है कि अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया ₹8, यानी अतिरिक्त किलोमीटर का जो किराया होगा वह कितना होगा, ₹8 होगा। यानी वो पहला किलोमीटर चला तो ₹15 दिया, लेकिन पहला के बाद अगर जाएगा यानी 2 किलोमीटर जाएगा तो पहला का तो देगा ही साथ एक और का देगा। यानी कहने का मतलब है कि अगर वह 10 किलोमीटर जा रहा है तो उसमें से 1 किलोमीटर का किराया क्या है, ₹15 फिक्स है। और 9 किलोमीटर जा रहा है तो 9 गुने 1 किलोमीटर अतिरिक्त 1 किलोमीटर का कितना किराया है, ₹8, यानी 8 और यह जुड़ेगा तो 15 जोड़ 8 9 72, 5 2 7 और यहाँ पे 7 1 8, यानी ₹87 देना पड़ेगा। लेकिन हम लोग अगर डायरेक्ट 8 रख के बनाए तो 10 8 ₹80 होगा, लेकिन वह क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो इसका कहने का मतलब यह है कि अगर कोई आदमी 5 किलोमीटर चल रहा है तो 1 किलोमीटर का किराया उसका ₹15 देना ही है, लेकिन 4 किलोमीटर जो चला है उसमें 4 गुने ₹8 से करना है। यानी 1 किलोमीटर का अतिरिक्त 1 किलोमीटर चलेगा तो ₹8, तो 4 किलोमीटर अतिरिक्त चला तो कितना रुपया हो गया, तो ₹32 हो गया। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं है? मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं कि आप अगर 1 किलोमीटर चल रहे हैं तो ₹15 देना है। अगर 3 किलोमीटर चल रहे हैं तो 1 किलोमीटर अलग कर दीजिए ₹15 के लिए, और 2 किलोमीटर का आपको कितना देना पड़ेगा, तो 2 गुने ₹8 देना पड़ेगा। यानी ₹16 वह हो गया, ₹15 यह हो गया, यानी 3 किलोमीटर का ₹31 किराया हो गया। अब इससे हम लोग क्या निकालेंगे, प्रथम किलोमीटर का किराया। एपी जब भी बनाना रहता है तो प्रथम पद चाहिए, द्वितीय पद, तीसरी पद, यानी लगभग 3-4 पद चाहिए होती है लगातार। उसके बाद हमारा क्या बन जाता है, श्रेणी, यानी समांतर श्रेणी बन जाता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या कि प्रथम किलोमीटर का जो किराया होगा वह कितना है, तो ₹15 1 किलोमीटर का। द्वितीय किलोमीटर का जो किराया होगा वह क्या हो जाएगा, तो 2 किलोमीटर है तो 1 किलोमीटर का किराया जोड़ अतिरिक्त 1 किलोमीटर का किराया, अतिरिक्त 1 किलोमीटर का किराया। तो यहाँ पर देखिए तो प्रथम किलोमीटर 1 किलोमीटर का कितना है, वह नियत है, फिक्स है, तो ₹15 है। और जोड़ अतिरिक्त 1 किलोमीटर का किराया कितना है, तो ₹8। तो रुपीज में क्या लिख देंगे, 8। तो यह क्या हो जाएगा, रुपीज में 8 5 13, यानी ₹23। यानी दूसरे किलोमीटर का कितना किराया हो गया, ₹23 हो गया।
फिर अगर कोई गया 3 किलोमीटर, यानी 3 किलोमीटर का जो किराया हो जाएगा वह होगा प्रथम किलोमीटर का किराया, प्रथम किलोमीटर का किराया जोड़ अतिरिक्त 2 किलोमीटर का किराया। कितना? अतिरिक्त 2 किलोमीटर का किराया। यहां पर देखिए प्रथम किलोमीटर का किराया कितना है, तो 15 रुपया जोड़ अतिरिक्त 2 किलोमीटर कहने का मतलब क्या हुआ, तो 2 गुने 1 किलोमीटर का किराया कितना है अतिरिक्त के लिए, तो 8 रुपया। तो इतना क्या हो जाएगा, रुपीज में 15 और जोड़ रुपीज में कितना हो जाएगा 16, यानी रुपीज में कितना हो गया 31, यानी 3 किलोमीटर का किराया कितना हो गया 31 रुपया हो गया। फिर आगे देखेंगे 4 किलोमीटर का किराया, 4 किलोमीटर का, तो उसके लिए क्या होगा, 1 किलोमीटर का किराया जोड़ अतिरिक्त कितना, तो अतिरिक्त 3 किलोमीटर का किराया। तो 1 किलोमीटर का किराया कितना है 15 रुपया, रुपीज में 15 जोड़ 3 किलोमीटर कहने का मतलब 3 गुने 1 किलोमीटर का किराया कितना है, तो रुपीज में 8। तो यह क्या हो जाएगा, रुपीज में 15 और जोड़ 8 तिरका 24 रुपया, 15 और 24 कितना हो जाएगा 5 और 9 और यह 3, यानी 39 रुपया। यानी प्रथम किलोमीटर का किराया कितना है 15 रुपया है, दूसरे का कितना है 23, चौथे का तीसरे का कितना है तो 31 और चौथे का कितना है तो 39 है। तो इससे हम लोग क्या बनाएंगे, एक समांतर श्रेणी बना लेंगे। यानी पहले हम लोग क्या बनाएंगे, केवल श्रेणी बनाएंगे, अगर उसके बीच का जो अंतर बराबर होगा तब उसको बोलेंगे कि वो समांतर श्रेणी में है। पहले ही हमको समांतर श्रेणी बनाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे श्रेणी। श्रेणी के लिए प्रथम पद चाहिए, प्रथम पद कितना है तो रुपीज में 15, दूसरा पद कितना है तो रुपीज में 23, तीसरा पद कितना है तो रुपीज में 31 और चौथा पद कितना है रुपीज में 39। और इस तरह डैश डैश करते करते आते आगे रहेगा। आगे देखिए तो यहाँ पर A1 मिल गया, A2 मिल गया, A3, A4। तो यहाँ पर अब हम लोग क्या निकालेंगे, D का वैल्यू निकालेंगे। अगर समांतर श्रेणी बराबर है तो वह कह देंगे कि वह क्या है, यह सार्वअंतर अगर बराबर है यानी D का वैल्यू बराबर है तो इसका मतलब कह देंगे कि यह समांतर श्रेणी में है। तो यहाँ पे लिखेंगे D इक्वल टू क्या हो जाएगा तो A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। उसके अलावा एक और D देखें तो D का क्या हो जाएगा A4 माइनस A3, A4 माइनस A3। कहने का मतलब होगा D का जो वैल्यू होगा, सार्वअंतर जो होगा वह क्या होगा, सार्वअंतर के लिए हम लोग जो दो लगातार पद देखते हैं अंतिम में से शुरू को घटा देते हैं। अंतिम में जो पद है यानी चौथा पद है उसके पहले जो पद है वह कौन सा है तो तीसरा पद है, तो इसको घटा देंगे। तो यहाँ पर देखिए तो A2 कितना है तो यहाँ पे 23 रुपया है और माइनस क्या हो जाएगा रुपीज में 15, 23 में से 15 जाएगा कितना बचेगा रुपीज में 8। यहाँ पर देखें तो A4 कितना है तो रुपीज में 39 और माइनस रुपीज में क्या है A3 कितना है 31। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा रुपीज में 8 हो जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं कि D का मान क्या है बराबर है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि सार्वअंतर बराबर है इसलिए यह श्रेणी समांतर श्रेणी में है। और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पे पहला का दूसरा क्वेश्चन है, बोला है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। यानी कोई भी यह क्या है बेलन है, तो बेलन जो होता है वह बेलन में हवा क्या हो जाएगा तो उसके आयतन के बराबर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि यहाँ पे लिखेंगे कि बेलन में हवा की
जो मात्रा होगी वह क्या हो जाएगी, वह बराबर हो जाएगी किसके, बेलन के आयतन के बराबर, यानी बेलन का आयतन। अब यह कह रहा है इसमें कि जबकि वायु निकालने वाला पंप है प्रत्येक बार शेष हवा का 1/4 भाग निकाल लेता है, यानी पहले बार वह जो इसका x होगा तो x/4 भाग निकाल लेगा, अगर फिर जो बचा हुआ आयतन होगा उसका 1/4 दूसरे बार निकालेगा, फिर जो बचा रहेगा फिर उसको तीसरे बार निकालेगा। तो क्या ऐसा करते करते जो जा रहा है तो जो श्रेणी मिल रहा है वो क्या समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग मान लेंगे कि जो बेलन में हवा की मात्रा है वो बेलन के आयतन के बराबर है और वह क्या है, x है। कितना है, x सेंटीमीटर क्यूब, चाहे x वर्ग घन इकाई हो जाएगी। यहाँ पे मान लेंगे घन इकाई। अब देखिए ऐसा कंडीशन आता है तो सबसे पहले हम लोग x मानते हैं, क्योंकि बेलन का जो अगर आयतन निकालिएगा तो पाई या r स्क्वायर h होगा। तो ना यहाँ पे r पता है ना h पता है, तो एग्जैक्ट यहाँ पे वैल्यू नहीं पता चल पाएगा, तो इसको x के फॉर्म में मान के बनाएंगे। तो अगर वो पहली बार निकालता है यानी प्रथम बार पहली बार वह निकालेगा तो वह पूरे आयतन का कितना भाग निकालेगा, 1/4 भाग निकालेगा, यानी पूरे आयतन का 1/4 भाग निकाला, यानी कितना हुआ, x/4। तो यह पहली बार निकाला, तो निकाल लिया तो बचेगा कुछ कि नहीं बचेगा, यानी पहली बार इसका 1/4 निकाल लिया, मान के चलिए इतना निकाल लिया, तो इतना तो बच गया ना, यह नीचे पूरा यह बच गया, तो यह बचा तो बचेगा, फिर जो बचा रहेगा उसी का ना 1/4 भाग फिर दोबारा निकालेगा। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि अगर आपके पास 32 रुपया है तो 32 रुपया में पहली बार 1/4 कोई निकाल लिया, तो यहाँ पे 1/4 कहने का मतलब 8 रुपया, यानी 32 में से वो 8 रुपया निकाल लिया तो कितना बचा, तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे 2, यानी 24 रुपया बचा। फिर दूसरा आदमी आया और दूसरा आदमी इसका 1/4 निकाल लिया तो 6, यानी 6 रुपया निकाल लिया, तो यहाँ पे कितना बचा, तो यह 18 रुपया आपको बचा। तो जो बचते रहेगा उसी में से ना कोई निकालेगा, तो इसका मतलब जो बचेगा वो कितना होगा, बचा भाग वह क्या हो जाएगा, टोटल जितना है उसी में से ना यह x/4 को घटाया है, यानी x/4 वो निकाल लिया है, तो बचेगा कितना, तो टोटल आयतन माइनस निकाला हुआ आयतन, तो यह क्या हो जाएगा, लसा लेंगे तो यह 4 और x, 1 का लसा कितना हो जाएगा 4, 1 से भाग लगेंगे 4 बार में तो कितना बचेगा 4x, और माइनस x बराबर में कितना बचेगा 3x/4, यानी बचा भाग कितना होगा 3x/4। तो दूसरी बार क्या होगा, तो दूसरी बार जो निकालेगा, दूसरी बार वह बचे हुए आयतन का ही ना 1/4 निकालेगा, बचे हुए आयतन कितना है 3x/4, इसी का ना 1/4 भाग वह निकालेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x/16, इतना भाग वह क्या होगा, वह निकाल लिया, तो फिर भी यहाँ पे बचेगा ना, यानी बचा भाग जो होगा वह टोटल कितना है, x अब नहीं लेंगे, टोटल पहले कितना था, तो टोटल था 3x/4, दूसरे कंडीशन के लिए टोटल कौन था, तो 3x/4, 3x/4 में से घटा देंगे 3x/16 को, क्योंकि 3x/16 वह क्या कर रहा है, निकाल रहा है। तो यहाँ पे 4 और 16 का लॉसा कितना हो जाएगा 16, 4 चौका 16, 4 तेई 12x माइनस यह क्या हो जाएगा 16 एकम 16 और 3 एकम 3x, तो यहाँ पे क्या बचेगा 9x/16, यानी बचा भाग कितना हो गया 9x/16 हो गया। अब इसमें से फिर तीसरी बार निकालेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे तीसरी बार में यह टोटल का निकालेगा, यानी 9x/16 मल्टीप्लाई 1/4 भाग वो क्या करेगा निकाल लेगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 9x/16 चौका 64, यानी हम लोग देखे तो पहली बार वह निकाला x/4, दूसरी बार वह कितना निकाला 3x/16,
तीसरी बार निकाला 9x बटा में 64। अभी इतना ही रहने देंगे और एक श्रेणी बनाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे श्रेणी। श्रेणी में देख रहे हैं तो पहला बार कितना निकाल रहा है x बटा में 4, दूसरी बार कितना निकाल रहा है तो दूसरी बार निकाल रहा है 3x बटा में 16, 3x बटा में 16। चौथी बार तीसरी बार कितने निकाल रहा है तो 9x बटा में 64। और इस तरह डैश डैश करते करते यह बढ़ते रहा है। अब यहाँ पे चेक करेंगे कि जो d का वैल्यू दिया गया है वह क्या इक्वल है या नहीं है। तो d इक्वल क्या लिखेंगे, d इक्वल a2 माइनस में a1, और यहाँ पे क्या लिखेंगे d इक्वल टू a3 माइनस में a2। यहाँ पर a2 कितना है तो a2 मतलब दूसरा पद कितना दिया है 3x बटा में 16, 3x बटा में 16 माइनस a1 कितना है x बटा में 4। 16 और 4 का लसा कितना हो जाएगा 16, 16 एकम 16, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x माइनस 4 चौका 16, यहाँ पे क्या बचेगा 4x। तो यहाँ पर देखें तो 3x में से 4x नहीं जाएगा, माइनस में आंसर आएगा। तो यह क्या हो जाएगा माइनस में x बट्टा में 4, माइनस x बट्टा में 16। यानी कहने का मतलब यह क्या हो रहा है, यह घटते हुए जा रहा है। अब देखें यहाँ पे a3 कितना है 9x बट्टा में 64, 9x बट्टा में 64, और माइनस a2 कितना है 3x बट्टा में 16। 16 और 64 का लसा कितना हो जाएगा तो 64, और यहाँ पे 64 एकम 64 यानी 9x माइनस 16 चौका 64, 4 तेई 12x, और यहाँ पे क्या बचेगा 12 में से 9 जाएगा तो माइनस में 3x बटा में 64। अब देखिए क्या यह जो d है वह d बराबर में है, नहीं बराबर में है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि चूंकि सार्वअंतर समान नहीं है इसलिए यह AP यानी समांतर श्रेणी में नहीं है भी तो क्यों है इसका भी रीजन देना है, और नहीं है तो क्यों है नहीं है उसका भी रीजन देना है। तो यह नहीं है क्यों नहीं है, क्योंकि सार्वअंतर जो d का वैल्यू है वह बराबर नहीं है, इसीलिए यह AP में नहीं है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन बोला है प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। यानी इसका कहने का मतलब अगर प्रथम मीटर खोदा गया यानी पहला मीटर खोदा गया तो वह 150 रुपया है, और दो मीटर खोदा गया तो 150 प्लस 50, अगर 3 मीटर खोदा गया तो 150 जोड़ 50 जोड़ 50। इसका कहने का मतलब जो प्रथम मीटर का है, प्रथम मीटर का जो रुपया है वह कितना है 150। अतिरिक्त मीटर के लिए, अतिरिक्त मीटर के लिए वह कितना है तो रुपीज में 50 रुपये वह क्या हो रहा है बढ़ते ही जा रहा है। तो मान के चलिए कोई आदमी है वह 1 मीटर ही गड्ढा खुदवाया, तो यहाँ पे 1 मीटर के लिए जो लागत होगी, 1 मीटर की जो लागत होगी वह कितना होगी तो रुपीज में 150। 2 मीटर की जो लागत होगी वह कितनी होगी तो 2 मीटर के लिए क्या लागत होगी तो 1 मीटर जोड़ 1 मीटर जोड़ 1 मीटर अतिरिक्त। तो यहाँ पर देखिए 1 मीटर का जो किराया है वो कितना है तो वह 150 रुपया है, और यहाँ पे 1 मीटर अतिरिक्त के लिए कितना है तो 50 रुपया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा रुपीज में 50 जुड़ेगा तो यह कितना हो जाएगा 200 रुपया हो गया। फिर कोई आदमी है वह बोला ना मेरे लिए जो कुआं है वह 3 मीटर का खोद दीजिए, तो यह 3 मीटर की लागत जो होगी वह क्या होगी तो 1 मीटर जोड़ 2 मीटर अतिरिक्त। तो 1 मीटर का कितना है 150 रुपया है,
150 जोड़ 2 मीटर का कितना है, तो 2 गुने यह कितना हो जाएगा रुपीज में 50। तो यह क्या हो जाएगा रुपीज में 150 और जोड़ यह रुपीज में क्या हो जाएगा 100 और यह जुड़ के क्या हो जाएगा 250 रुपया। यानी 3 मीटर के लिए कितना हो गया 250। 4 मीटर के लिए भी देख लेंगे, यानी 4 मीटर की जो लागत होगी वह 1 मीटर का तो फिक्स है, लेकिन 3 मीटर क्या हो जाएगा अतिरिक्त हो जाएगा। तो 1 मीटर का यह तो 150 रुपया है और 3 मीटर का क्या हो जाएगा 3 गुने 50 रुपया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा रुपीज में यह 150 और 50 तय क्या हो जाएगा 150, यानी यह जुड़ के कितना हो जाएगा 300 रुपया। यहाँ पे अगर श्रेणी बनाकर देखें हम लोग तो श्रेणी क्या बनेगा, श्रेणी बनेगा 150 का, 200 का, 250 का और 300 का। तो यहाँ पे लिखेंगे रुपीज में 150, यहाँ पे रुपीज में 200, रुपीज में 250 और रुपीज में क्या हो जाएगा 300। कॉमा देते हुए लिखते हैं। यहाँ पर देखिए जो आराम से दिख रहा है कि जो डी का जो वैल्यू है वो क्या है 50 है, यानी यहाँ पे डी निकालेंगे तो डी का वैल्यू क्या हो जाएगा A2 माइनस में A1। फिर डी का वैल्यू निकाले तो A3 माइनस में A2। A2 कितना है यहाँ पे 200, तो 200 माइनस में A1 कितना है 150, तो ये कितना हो जाएगा 50 रुपया। यहाँ पे A3 कितना है तो 250 और A2 कितना है तो A2 है हमारा 200, घटेगा तो कितना होगा 50 रुपया। दोनों डी का वैल्यू क्या है बराबर है, तो इसका मतलब चूंकि सार्व अंतर क्या है बराबर है, इसलिए यह श्रेणी एपी यानी समांतर श्रेणी में है। और यही आपका क्या हुआ आंसर हुआ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। पहला का चौथा नंबर बोला है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। यानी जो मूलधन है वह कितना है, मूलधन जो है वह 10,000 रुपया है। काई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 रुपया है। और जो दर है वह दर कितना है तो 8% है। तो आपको बताना है कि इससे जो बना जो ब्याज से बना हुआ यानी मिश्रधन से बना हुआ जो हमारा श्रेणी होगा वह क्या होगा, तो वह एपी में होगा या नहीं होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या लगा देते हैं, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर देखें तो मिश्रधन प्रथम वर्ष का मिश्रधन क्या हो जाएगा, प्रथम वर्ष का मिश्रधन। तो इसके लिए हो जाता है कि जो मूलधन है यानी मूलधन इंटू 1 प्लस यहाँ पे रेट बाई 100 का पावर n, यहाँ पे t लिख देते हैं। t माने क्या हो जाता है टाइम। तो यहाँ पे मूलधन कितना दिया गया है, तो मूलधन दिया गया है 10,000 इंटू 1 प्लस रेट कितना दिया है 8/100 और पावर में क्या हो जाएगा टाइम के लिए 1। अब यहाँ पर देखें तो यह 10,000 और यह एलसीएम लेगा तो क्या हो जाएगा, तो 100 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 जोड़ 8 और इसका पावर 1 है तो यह कट जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो घटा देंगे तो यह क्या बचेगा 100 और गुने यह क्या हो जाएगा 108। तो यहाँ पे यह क्या हो जाएगा 108 पर 00 यानी 10,800 रुपया हो गया प्रथम वर्ष के लिए। फिर अब निकालेंगे दूसरे वर्ष के लिए। तो यहाँ पे दूसरे वर्ष का मिश्रधन वह क्या हो जाएगा, तो मूलधन मूलधन कितना दिया गया है 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100 इसका पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखें तो इसको जोड़ने पर कितना आ रहा है, तो यह क्या हो जाएगा 10,000 और गुने यह क्या हो जाएगा 108/100 का पावर कितना 2। यहाँ पर देखें तो यह 108 का पावर होगा, यहाँ पर निकालें तो यह क्या हो जाएगा 10,000 गुने यह 108 गुने 108 और बाटा में क्या हो जाएगा 100 गुने 100। 2 गो जीरो से 2 गो जीरो, 2 गो जीरो से 2 गो जीरो, यह कट गया।
अब देखिए 108 और 108 में क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, 108 गुने में 108, तो यह 8 अठाई क्या हो जाएगा 64 और 8 एकम 8, 000 और यहाँ पे 801, तो यह 4 6 16 का 6 हासिल 1 और यहाँ पे 1 1, यानी 11,000 क्या हो जाएगा 664, यानी इसका मतलब हुआ 11,664। यह किसका हुआ, तो तृतीय वर्ष दूसरे वर्ष का हुआ। अब तीसरे वर्ष का देखेंगे, तो तीसरे वर्ष का तो क्या हो जाएगा, मूलधन इंटू 1 प्लस दर बाटा में 100 और पावर में टाइम टी, यानी कितना हो जाएगा 3। यहाँ पर देखें तो यह क्या हो जाएगा 10,000 और गुने यह क्या हो जाएगा 108 गुने 108 गुने 108 और बाटा में क्या हो जाएगा, तो 00 गुने 1 पे 00 और 1 पे 00, 2 को 0 से 2 को 0, 2 को 0 से 2 को 0। अब देखिए इस सबको गुना करने के बाद जो आएगा उसको या दशमलव में क्या करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। तो यह तो इसका वैल्यू है, किसका है, तो 108 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 11,664 गुने 108 और बट्टा में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। काटेंगे तो वहां पे नीचे में 5 आएगा, 5 वाला कोई टर्म ऊपर दिया ही नहीं है, इससे बेहतर है क्या करना, इसमें 108 से गुना ही कर लेना। तो यहाँ पे गुना करेंगे तो क्या, यहाँ पे इसका जो पूरा कैलकुलेशन आया इतना आया, बट्टा में 100 और यह 2 अंक पहले दशमलव लग जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 12,597.12 इतना रुपया हुआ। यानी यह था प्रथम वर्ष का, दूसरे वर्ष का और यह तृतीय वर्ष का। अब देखना है इसको श्रेणी बनाने के बाद कि यह समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे इरेज कर दूं और यहाँ पे देखेंगे श्रेणी बनाकर। तो जो श्रेणी बनेगा वह क्या बनेगा, प्रथम वर्ष का कितना है 10,800 रुपया, 10,800 कॉमा, दूसरे वर्ष का कितना है, तो दूसरे वर्ष का है यहाँ पे 11,664, 11,664 और तीसरे वर्ष का कितना है, तो 12,597, 12,597.12, 1 2 12 नहीं करेंगे। तो यहाँ पे अब डी निकालेंगे, तो डी मतलब A2 माइनस में A1, A2 कितना है, तो 11,664 माइनस में 10,800। यहाँ पर देखिए 64 घटेगा तो 64 ही होगा। यहाँ पे 6 में से 8 नहीं जाएगा तो 16 में से 8 गया तो 8, बाकी का क्या हो जाएगा कट जाएगा, यानी 864 रुपया हुआ। फिर देखें डी का वैल्यू, तो A3 माइनस में A2, A3 कितना है, तो 12,597.12 और माइनस यह क्या हो जाएगा 11,664। यहाँ पर देखें दशमलव के बाद में 12 हो जाएगा और यहाँ पर 7 में से 4 गया तो 3, 9 में से 6 गया तो 3 और यहाँ पे 5 पैंचा लेगा तो 15, 15 में से 6 गया तो 9 और यहाँ पे क्या बचा 11, 11 में से 11 गया तो कट गया। यानी देख रहे हैं कि डी का वैल्यू क्या आ रहा है, एक 864 और एक डी का वैल्यू आ रहा है 933.12। तो क्या ये दोनों बराबर है, तो नहीं है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि चूंकि डी का मान समान नहीं है इसलिए यह श्रेणी एपी में नहीं है। ये रहा इसका आंसर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। इस तरह करके हम लोग एक्सरसाइज 5.1 के कुछ कंसेप्ट को देखें। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 5.1 से जुड़ी और इससे आगे भी चैप्टर के बारे में मैं डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। फिलहाल आपको वीडियो में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक भी कर सकते हैं। साथ ही साथ चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।